अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ माय चैनल कंसेप्ट फिज़िक्स एंड मैथमेटिक्स। आज हम जो स्टडी करने जा रहे हैं वो फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स है और फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 1 हम स्टडी करेंगे और उस चैप्टर का नाम है मेजरमेंट। उस चैप्टर में हम फ़िज़िक्स के मुतालिक बात करेंगे, मेजरमेंट के मुतालिक बात करेंगे। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चले चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो चले स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है मेजरमेंट और उसमें हम टॉपिक स्टडी करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ फिज़िक्स। तो मेजरमेंट का अगर मैं आपको मीनिंग बताऊं तो मेजरमेंट का मतलब है पैमाइश करना या किसी चीज़ को मापना। इस टॉपिक में हम फ़िज़िक्स में ऐसी कौन सी यूनिट्स हैं जो मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं वो हम स्टडी करेंगे और कैसे मेजरमेंट होती है, उनमें एरर्स कैसे आ जाते हैं, उनको करेक्ट कैसे किया जाता है, वो हम सारा इस टॉपिक में पढ़ेंगे। अब इंट्रोडक्शन ऑफ फिज़िक्स की तरफ आ जाएं तो हम इंट्रोडक्शन ऑफ फिज़िक्स में पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ फिज़िक्स, डेफिनेशन ऑफ फिज़िक्स, उसके फ्रंटियर्स के बारे में, उसकी ब्रांचेस के बारे में और उसके यूजेस के बारे में। इंट्रोडक्शन ऑफ फिज़िक्स हमें बताता है कि फ़िज़िक्स कहाँ से डेवलप हुई, उसका कंसेप्ट कहाँ से आया, ये सब्जेक्ट कहाँ से हमारे पास बन के आया, तो हमें इसकी हिस्ट्री जाननी पड़ेगी। तो चलें फ़िज़िक्स की जो हिस्ट्री करती है वो एक वर्ड से करते हैं, साइंस से। अगर मैं साइंस वर्ड लेती हूँ, ठीक है, तो अब साइंस वर्ड कहाँ से ड्राइव हो गया है वो मैं आपको समझाती हूँ कि साइंस वर्ड जो है वो एक लैटिन वर्ड है जिसको हम लातीनी ज़बान भी बोलते हैं, ठीक है। वो एक लैटिन वर्ड है और इसका हम अपनी लैंग्वेज में जो नाम लेंगे वो है नॉलेज, ठीक है। अब ये नॉलेज नाम कैसे रखा गया, वो कुछ इस तरह के जो इंसान थे जिन्होंने ऑब्जर्वेशन करना स्टार्ट की, जिन्होंने साइंस को डेवलप करना स्टार्ट किया, वो क्या करते थे, वो ऑब्जर्वेशन करते थे, वहाँ से चीज़ें फाइंड आउट करते थे और उससे लिखना स्टार्ट कर देते थे। लिखने से वो सवाल पैदा होते थे, फिर उन सवालों का वो रिज़ल्ट निकालते थे और क्या होता था कि वो उनकी कलेक्शन करते रहते थे और इस कलेक्शन को उन्होंने नाम दे दिया साइंस का, अपनी लैंग्वेज में, लैटिन लैंग्वेज में नाम दे दिया साइंस का, और जिसका मतलब है नॉलेज, ठीक है। तो ये नॉलेज कहाँ से आया, ये नॉलेज आया ऑब्जर्वेशन से, ठीक है, और एक्सपेरिमेंटेशन से, ठीक है। ऑब्जर्वेशन से और एक्सपेरिमेंटेशन से ये नॉलेज आया। ऑब्जर्वेशन से कैसे आया कि अगर हम सन की एग्जांपल लें, ठीक है, सन की, उन्होंने कहा, उन्होंने ऑब्ज़र्व किया, बैठे बैठे कहीं सोच रहे होंगे ना कि यार ये सन कहाँ से निकलता है, तो उन्होंने सोचा, उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि जो सन है वो मशरिक़ से निकलता है और मगरिब में ग़रूब होता है, ठीक है। तो ये उन्होंने ऑब्ज़र्व किया, उन्होंने गौर किया नेचर पे और ऑब्ज़र्व किया कि सन जो है वो मशरिक़ से निकलता है और मगरिब में ग़रूब हो जाता है। तो ये ऑब्ज़र्वेशन से उनको नॉलेज आया। एक्सपेरिमेंटेशन से कैसे नॉलेज आया, एक्सपेरिमेंटेशन से ऐसे नॉलेज आया कि अगर आप एग्जांपल ले लो वाटर की, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि वाटर जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होता है, वाटर जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होता है। तो ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होना उन्हें एक्सपेरिमेंटेशन से ये नॉलेज आया। तो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन से जो नॉलेज आया उन्होंने उसको अपनी ज़बान में नाम रख लिया साइंस, ठीक है। अब स्टार्टिंग में साइंसदानों ने क्या किया कि इस सारी कलेक्शन को और जो सारी साइंस थी जिन्होंने इसका साइंस का नाम दिया उसको एक सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया। वो सब्जेक्ट कौन सा था, उस सब्जेक्ट को उन्होंने नाम रख दिया नेचुरल फिलॉसफी, ठीक है। उन्होंने इसका नाम
रख दिया नेचुरल फिलॉसफी। ठीक है, मतलब जो उन्होंने कुदरत पे जो यूनिवर्स की चीज़ें थी, नेचुरल जो चीज़ें थी उस पर उन्होंने ऑब्जर्वेशन की और उसका नाम रख दिया नेचुरल फिलॉसफी। नेचुरल फिलॉसफी क्या बन गया, एक सब्जेक्ट बन गया। ठीक है, तो जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ती रही, जैसे इंसान की पॉपुलेशन बढ़ती गई, इसी तरह साइंस ने भी डेवलपमेंट करना स्टार्ट कर दी। तो साइंस ने जब डेवलपमेंट करना स्टार्ट कर दी तो नेचुरल फिलॉसफी भी इसके भी फील्ड में, इसके सब्जेक्ट में और ज़्यादा क्या होना स्टार्ट हो गई, डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई। तो इंसान के लिए इसका मुताला करना, इसका स्टडी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, क्योंकि सब चीज़ें इसमें शामिल थी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, उन्होंने हर चीज़ को इसमें ना शामिल कर दिया, लिविंग, नॉन लिविंग थिंग्स। तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया इसको स्टडी करना। तो उन्होंने फिर इसको कन्वर्ट कर दिया दो ब्रांचेस में। ठीक है, बायोलॉजी साइंस में और एक फिजिक्स साइंस में। ठीक है, बायोलॉजी साइंस में और फिजिक्स साइंस में। उसके बाद उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने बायो और फिजिक्स में कन्वर्ट किया, किसकी बेस पे, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स पे। बायो तो का मतलब ही ज़िंदगी होता है। ठीक है, तो उन्होंने इसको लिविंग थिंग्स की बुनियाद पर अलग कर दिया कि हम इस सेंस में लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे और जिसमें हम नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे वो हमारे पास होगी फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स में उन्होंने नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दिया। बायो को फिर उन्होंने मज़ीद दो ब्रांचेस में कन्वर्ट किया, एक बॉटनी जिसमें आप पौधों के बारे में पढ़ते हो, और दूसरा कौन सी थी, जूलॉजी, जिसमें आप जानवरों के बारे में पढ़ते हो। ठीक है, और फिज़िक्स की तो बहुत ज़्यादा ब्रांचेस में उसे कन्वर्ट किया। ठीक है, मैथ में, केमिस्ट्री में, ठीक है, मेटरोलॉजी में, पार्टिकल फिज़िक्स में, और भी बहुत ज़्यादा इसकी कैटेगरीज की बुनियाद पे कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो फिज़िक्स के बारे में आप पढ़ते हैं कि मतलब मैं समरी कर देती हूँ कि साइंस उन्होंने वर्ड लिया लैटिन वर्ड से, जिसका मतलब है नॉलेज। वो नॉलेज कहाँ से उन्हें मिला, जब उन्होंने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट की और एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किए, तो उससे जो उन्होंने रिज़ल्ट निकाला और रिज़ल्ट से जो उन्होंने नॉलेज हासिल किया उसको उन्होंने अपनी ज़बान में साइंस का नाम रख दिया। साइंस में बहुत सारी फिर फील्ड्स आ जाती थी, जैसे नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ने के लिए। तो उन्होंने इसको एज अ सब्जेक्ट बना दिया जिसका नाम है नेचुरल फिलॉसफी। ठीक है, नेचुरल फिलॉसफी। नेचुरल फिलॉसफी में उन्होंने फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो नेचुरल फिलॉसफी को दो ब्रांचेस में कन्वर्ट कर दिया, बायो साइंस में और फिजिक्स साइंस में। बायो साइंस में आप लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ोगे और फिजिक्स में नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। बायो को उन्होंने फिर बॉटनी में और ज़ूलॉजी में क्या किया, कन्वर्ट कर दिया, मतलब डिवाइड कर दिया, और फिज़िक्स को भी आगे मज़ीद सब्जेक्ट में भी डिवाइड कर दिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अब फिज़िक्स के बारे में स्टडी करने के लिए कि फ़िज़िक्स अब क्या चीज़ है। हिस्ट्री पढ़ ली है फिज़िक्स की कि फ़िज़िक्स कैसे डेवलप हुआ, ये कैसे इसका कंसेप्ट आया। ठीक है, तो उसको नॉन लिविंग्स के बारे में पढ़ने के लिए फ़िज़िक्स का कंसेप्ट उन्होंने दिया। ठीक है, फिज़िक्स में हम नॉन लिविंग थिंग्स उन्होंने बोला कि हम स्टडी करते हैं। जिस तरह साइंस लैटिन वर्ड था तो इस तरह फिज़िक्स भी जो है वो ग्रीक वर्ड है। ठीक है, यूनानी लफ्ज़। ठीक है, ग्रीक वर्ड जो है वो कौन सा ग्रीक वर्ड है, वो है फिजुका। ठीक है, फिजुका जिसका मतलब है नेचुरल थिंग्स, नेचुरल थिंग्स। ठीक है, हम इसमें नेचुरल जो है उसके मुतालिक बात करते हैं। नेचुरल में जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उसके मुतालिक बात करेंगे। ठीक है, तो अगर हम फिज़िक्स को डिफ़ाइन करें तो हम इस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि फ़िज़िक्स जो है वो एनर्जी और मैटर, फिज़िक्स क्या करती है, एनर्जी
प्लस जो मैटर है उनके बारे में स्टडी करती है। उनके दरमियान जो इंटरेक्शन होता है, इनके दरमियान जो इंटरेक्शन होता है उसको भी ये स्टडी करती है, और इनकी करैक्टरिस्टिक्स के बारे में भी। ठीक है, इनकी करैक्टरिस्टिक्स को और एनर्जी और मैटर के दरमियान जो इंटरेक्शन होता है उसको फिज़िक्स स्टडी करती है। तो हम कहते हैं कि फ़िज़िक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। फिज़िक्स साइंस की ब्रांच है। जो साइंस कहाँ से बन के आया वो मैंने आपको बताया, और साइंस से फिज़िक्स कैसे बनी वो भी मैंने आपको बताया। तो यहाँ हम कनेक्शन साइंस के साथ बनाएंगे कि फिज़िक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू। ठीक है, और आल्सो स्टडी इट्स करैक्टरिस्टिक्स। फिज़िक्स जो होता है ना वो क्या करता है, वो फैक्ट्स और ऑब्जर्व से बना होता है। फिज़िक्स फैक्ट और ऑब्जर्व से बना होता है। हकीकत, ठीक है, इसका मतलब हकीकत, और ऑब्जर्वेशन जो हम करते हैं उससे बना होता है। नेचुरल में जो भी इवेंट हो रहा हो, हम यहाँ नेचुरल का स्टडी करें ना, फिज़िक्स का मतलब ही नेचुरल है। तो नेचुरल में जो भी इवेंट होता है, कोई भी सिचुएशन क्रिएट होती है तो लोग उसको क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। लोग यहाँ हम साइंटिस्ट जो हैं वो उसको ऑब्जर्व करते हैं और उस पर रिसर्च करते हैं। तो उनकी जो रिसर्च की वजह से कुछ रूल और लॉ बनते हैं। ठीक है, फिज़िक्स के अंदर कुछ रूल्स और लॉ बनते हैं, और ये लॉ कौन से होते हैं, ये यूनिवर्सल लॉ होते हैं। यूनिवर्सल लॉ के मतलब कि ये कभी भी चेंज नहीं हो सकते। लॉ और रूल जो होंगे वो चेंज नहीं होंगे। मतलब जैसे अगर आप ग्रेविटेशनल की एग्जांपल लो, आप दुनिया की किसी भी जगह पे चले जाओ, किसी भी मुल्क में चले जाओ, तो हर जगह हर पॉइंट पे जो ग्रेविटेशनल होगी वो सेम होगी। चाहे आप पाकिस्तान में हो, चाहे आप इंडिया में हो, चाहे किसी और कंट्री में हो, तो सब के लिए जो ग्रेविटेशनल का फार्मूला होगा और जो ग्रेविटेशनल का रूल होगा वो वहाँ एक ही जगह होगा। तो मतलब जहाँ फैक्ट और ऑब्जर्वेशन पढ़े हैं, और वो फैक्ट और जो ऑब्जर्वेशन है वो यूनिवर्सल है। अच्छा, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो हम इसमें रूल और जो लॉ होते हैं वो यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल होते हैं। ठीक है, और यहाँ इसका एक और मेन करैक्टरिस्टिक्स है, वो क्या है, एवर डायनामिक। एवर मतलब हमेशा, डायनामिक जो चेंज होता है। इसका करैक्टरिस्टिक्स हमें बताता है कि जो चीज़ हम स्टडी करते हैं हम उसको बोल नहीं सकते कि इस साइंसदान ने ये चीज़ बनाई है। हम ये कह सकते हैं कि उसने ये डिस्कवर किया और उसने इस पर काम किया, लेकिन ये चीज़ जो बनाई है वो वाकई में वो ही सही है, और उसके बाद जो चीज़ बनेगी वो सही नहीं होगी। मतलब एटम पे कितना ज़्यादा वार किया, कितने ज़्यादा साइंसदानों ने वार किया। ठीक है, पहले एटम का मॉडल साइंसदान आया, उसका अच्छा मॉडल दिया, तो कितने ज़्यादा मॉडल चेंज होते रहे। तो हम इसमें नहीं बोल सकते कि ये चीज़ इसमें फलां साइंसदान ने बनाई तो वो फैक्ट है। अब अगर मैं इसके फ्रंटियर्स के बारे में बात करूं, फ्रंटियर्स क्या होते हैं, फंडामेंटल, बुनियाद। ठीक है, फंडामेंटल्स होते हैं, बुनियाद होते हैं उसके। कैसे कि फिज़िक्स कौन से फंडामेंटल पे, कौन से फ्रंटियर पे काम करी है। तो फिज़िक्स की जो 3 फ्रंटियर्स बहुत अहम है। कौन सी, कि उसने कहा कि जो यूनिवर्स है वो इट्सेल्फ लार्ज है, कि वो अपने अंदर ही इतना बड़ा है यूनिवर्स। ठीक है, कि ये फिज़िक्स एक्सपोज करती है। कैसे, बिग बैंग थ्योरी से, जो 20 बिलियन अगो हमें मिली थी। और दूसरा कौन सा है, ये पहला। और दूसरा कौन सा है कि यूनिवर्स जो है वो बहुत लार्ज है, बहुत स्मॉल है। ठीक है,
जो यूनिवर्स है बहुत स्मॉल है। पहले में उसने कहा कि यूनिवर्स बहुत लार्ज है। कैसे कि वो एक्सपोज करती है बिग बैंग थ्योरी, जो हमें बताती है कि कैसे यूनिवर्स बनी, हमें यूनिवर्स की हिस्ट्री बताती है। तो वो इतनी लार्ज है कि उस पर ही वो काम करते हैं, मतलब फिज़िक्स इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों पे काम कर सकता है। और यूनिवर्स स्मॉल का मतलब कि फिज़िक्स के अंदर इतनी छोटी चीज़ें हैं उस पर भी वो काम करता है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ब्रोजोन, क्वार्ट्स, इन पे भी वो काम करता है। ठीक है। और तीसरी जो उसने बताई वो है कॉम्प्लिकेटेड या कम्प्लेक्स थिंग्स या मिडल साइज थिंग्स, मतलब जो ना तो बहुत ज़्यादा लार्ज है और ना बहुत ज़्यादा स्मॉल है, उस पर भी फिज़िक्स काम करता है। तो ये जो तीनों लॉ हैं हम उसे कहते हैं, ये हर्ट हैं साइंस के। ठीक है। फिज़िक्स इन पे काम करता है और जो फिज़िक्स की आगे जो ब्रांच हैं वो जो डिवाइड हो गई हैं वो भी इन्हीं चीज़ों पे काम कर रही हैं। इन्हीं की बेस पे फिज़िक्स को हम स्टडी करते हैं। फिज़िक्स दूसरे ब्रांचेस निकालता है साइंस की। ठीक है। इन्हीं की बेस पे तो हम ये कहेंगे ये फंडामेंटल ऑफ साइंस है। अब 19th सेंचुरी में जो साइंसदान थे उन्होंने बोला कि हमने जितना फिज़िक्स के बारे में डेवलप करना था वो हमने कर दिया, बस इसके बाद तो फिज़िक्स डेवलप नहीं हो सकती ना, उसके अंदर जो चीज़ें हैं वो डेवलप ही नहीं होती। वो 19th सेंचुरी में साइंसदानों ने बोल दिया था। लेकिन फिर क्या हुआ कि 20th सेंचुरी जब आई, ठीक है, तो उसकी स्टार्टिंग में जो दूसरे साइंसदान थे उन्होंने जब काम करना स्टार्ट किया तो उन्होंने कहा कि जो फिज़िक्स के ओल्ड लॉ हैं, ओल्ड मेथड हैं, ओल्ड जो रूल्स हैं, उनको मज़ीद चेंजिंग की ज़रूरत है। मतलब उनके अंदर कुछ मिस्टेक्स उन्होंने देखी तो उन्होंने कहा इस पर मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। उसके बारे में रिसर्च किया तो उन्होंने कहा कि इसको मज़ीद चेंज करने की ज़रूरत है, उनको ज़रूरत है कि इसके अंदर मॉडिफिकेशन की जाए। ठीक है। तो उन्होंने जब रिसर्च की तो वहाँ से फिज़िक्स को एक नया रास्ता मिला। ठीक है। एक नया रास्ता मिला काम करने का। कैसे? वहाँ से न्यूक्लियर फिज़िक्स डेवलप हुई, जिसमें न्यूक्लियर फिज़िक्स कौन सी फिज़िक्स होती है? जिसमें हम एटॉमिक न्यूक्लाई के बारे में स्टडी करते हैं। वहाँ से पार्टिकल्स फिज़िक्स डेवलप हुई। पार्टिकल फिज़िक्स कौन सी होगी? जिसमें हम पार्टिकल्स के बारे में बात करते हैं, फिज़िक्स के इलेक्ट्रॉन्स और उनके बारे में बात करते हैं। वहाँ से मेटालॉजी फिज़िक्स हुई। ठीक है। तो जहाँ वो जो रिसर्चर थे उन्होंने जब रिसर्च किया, एक्सपेरिमेंट के ज़रिए ऑब्ज़र्व कर लिया ना कि ज़रूरत है चेंज करने की, तो जब उन्होंने चेंज किया तो ये देखें उनको और ज़्यादा फील्ड मिल गई फिज़िक्स में काम करने के लिए, न्यू डिसिप्लिन मिल गए, न्यू फील्ड्स मिल गई काम करने के लिए। ठीक है। जैसे सॉलिड स्टेट फिज़िक्स भी आ जाती है। तो ये प्रूफ हुआ कि जो फिज़िक्स है वो ओवरलैप करती है डिफरेंट साइंस को। ओवरलैप कैसे? कि अगर केमिस्ट्री के साथ वो उसने ओवरलैप किया तो वो केमिस्ट्री फिज़िक्स बन गई। बायो के साथ क्या ओवरलैप किया तो बायो फिज़िक्स बन गई। हेल्थ के साथ लैप किया तो हेल्थ फिज़िक्स बन गई। मतलब फ़िज़िक्स सारी चीज़ों को काम करती है। अगर टेक्नोलॉजी में देखा जाए तो टेक्नोलॉजी में जो आप कंप्यूटर यूज़ करते हो, ठीक है, इसमें भी सबसे बड़ा फिज़िक्स का हाथ है। कैसे? कि फिज़िक्स ने क्या किया, सैंड से सिलिकॉन निकाला, जो रेत होती है वहाँ से सिलिकॉन निकाला इसने। सिलिकॉन से उसने कंप्यूटर की चिप बनाई जिस पे कंप्यूटर बेस करता है, चिप। ठीक है। उसने कंप्यूटर की चिप बनाई। वो चिप, उस चिप को हम बोलते हैं मेटालाइट सिलिकॉन। ठीक है। वो इसने बनाई। अब देखें फिज़िक्स ने तो कितनी कितनी चीज़ों पे काम किया। उसने रेत से सिलिकॉन को क्या किया, निकाल के उससे कंप्यूटर की चिप बनाई जिस पे कंप्यूटर बेस कर रहा होता है। तो जिसने टेक्नोलॉजी में काम किया फिज़िक्स ने।
ठीक है, जी उसने क्या किया, टेक्नोलॉजी में काम किया। तो ये आप पे डिपेंड करता है, आप रेत से बिल्डिंग्स बना दो, ठीक है, या रेत क्रिस्टल्स बना दो, ठीक है। तो लेकिन क्या उन्होंने क्या किया, उन्होंने तो कंप्यूटर की चिप बना दी। और कम्युनिकेशंस में अब उन्होंने फिज़िक्स ने कम्युनिकेशन में कैसे वर्क किया। आप मोबाइल यूज़ करते हो ना, आप रेडियो यूज़ करते हो, ठीक है। तो ये सब फिज़िक्स की वजह से, वेव कैसे ट्रांसफ़र होती हैं, कैसे डेवलप होती हैं, कैसे बनती हैं, ये सारा फिज़िक्स ने बताया। तो ये सारा काम फिज़िक्स के अंदर हो रहा है। तो हम कहते हैं कि फ़िज़िक्स जो है वो फंडामेंटल है तमाम साइंस का। फिज़िक्स से ही केमिस्ट्री निकली, फिज़िक्स से ही मैथ निकली, फिज़िक्स से ही दूसरी सारी ब्रांचेस निकली। तो फिज़िक्स इज़ द फंडामेंटल ऑफ ऑल साइंस, ठीक है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आएगा। थैंक यू।